हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। मैं हूं सीए विवेक निगम, आपका दोस्त। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, जो जीएसटी के अंदर है। आप यदि सीए फाइनल वाले हैं तो बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि मैं आपके ही स्टडी मेट से कवर करवाऊंगा। और यदि आप आईपीसीसी वाले हैं तब भी आपको डर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल वालों का स्टडी मेट में जो है उसके एग्जाम्पल्स मैं अभी कवर नहीं करवा पा रहा हूँ। और प्रोविज़न तो चाहे आईपीसीसी हो या फाइनल हो सेम रहते हैं। तो मैं स्टडी मैट उठाऊंगा, धीरे धीरे प्रोविज़न डिस्कस करता जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि कोई मेजर चीज़ नहीं छूटे, लेकिन टाइम बाउंड भी रहेगा, जल्दी से हमें कवर करना है। ठीक है, तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई में कवर क्या क्या करना है इसको ब्रीफली हम देख लें तो अच्छा रहे। सबसे पहले मेन चीज़ आप समझ लीजिए कि दो कैटेगरीज रहेंगी, दो मेजर कैटेगरीज रहेंगी हमारी, गुड्स की और सर्विसेज की। और गुड्स में आपको कवर करना है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। सर्विसेज में भी आपको क्या कवर करना है, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। सिंपल सी एक चार चीज़ों की ये कैटेगरी आई, गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, और सर्विसेज में रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज। इसके बाद सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं वो हम आपको देख देंगे, बता देंगे। तो इसमें ये पहली लाइन क्या कह रही है, हम क्या क्या कवर करेंगे ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर जीएसटी इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई आपको कहाँ निकालना है, इन सर्विसेज वेयर जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर्स, इसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स इन सर्विसेज इन रेजिडुअल केस, और इनेक्टमेंट इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पिन पॉइंट ऑफ द एप्लीकेबल जीएसटी रेट इन केस देयर इज चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी, और अप्लाई द कंसेप्ट रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स फिलहाल इस वीडियो में हम कवर नहीं करवा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में या अदर वीडियोस में आप उसको सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इतनी चीज़ें हमारी बेसिक थी। गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज लगाना, सर्विसेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज लगाना, वाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलती है ये हमको निकालना है, और एसोसिएट एंटरप्राइज वगैरह के केस आते हैं कुछ, वो देख लेंगे, रेजिडुअल केसेस देख लेंगे, और रेट चेंज, ये सारी चीज़ें सिंपली ब्रॉडली ये चीज़ें। मेन चीज़ ये है कि आपको इतना तो पता ही होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि सपोज करिए कि आप एक सप्लायर हैं, एक सप्लायर हैं तो आपका काम क्या है, सेल करना और कस्टमर से पैसे को कलेक्ट करना। आपने 1 लाख की चीज़ बेची, उसमें 18% जीएसटी था, तो 18,000 जीएसटी भी लगाया, 1,18,000 आपने कस्टमर से कलेक्ट किए। अब ये 18,000 आपको जमा कराने हैं गवर्नमेंट के पास। तो ये 18,000 आप गवर्नमेंट के पास कब जमा कराओगे, ठीक है, ये 18,000 आप गवर्नमेंट के पास कब जमा कराओगे ये जानना जरूरी है। तो कब जमा कराओगे इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, कब जमा कराओगे इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी कब क्रिएट हुई, इस जीएसटी को गवर्नमेंट को देने की लाइबिलिटी कब क्रिएट हुई। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन हमें ये बताते हैं कि आप चाहे सर्विस के सप्लायर हो या गुड्स के सप्लायर हो या रिवर्स चार्ज को केस हो या कैसा भी केस हो, जीएसटी गवर्नमेंट को कब देना है, ये लाइबिलिटी कब अराइज हुई ये आपको बताते हैं। सपोज करिए जनवरी में अराइज हुई तो अच्छी बात है, आप 20 तारीख को जब तक 3B फाइल करोगे तो आप उसकी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दोगे, लेकिन आपको पता तो चले कि ये लाइबिलिटी जनवरी में अराइज हो गई। यदि फरवरी में अराइज होती तो आप 20 मार्च तक कर देते। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन हमें ये बताता है कि आपका ऑब्लिगेशन कब स्टार्ट हो गया, कब आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई, जीएसटी को आपको कब पे करना चाहिए। थ्योरेटिकली वो प्रोसीजरल रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स, जो अगली 20 तारीख को हमें फाइल करना होता है, तो उसमें हम वेस्ट नहीं करते टाइम, हम अपना शुरू हो जाते हैं। तो मेन चीज क्या था, हम गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज का केस कवर करेंगे, फिर रिवर्स चार्ज का केस करेंगे। रिलेवेंट डेफिनेशन कुछ दी हुई है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन 92A में दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स, गुड्स, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेशन आप मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे, इसमें नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिर भी मैं आगे, रेसिपिएंट की डेफिनेशन में कुछ नहीं है फ्रेंड्स। रेसिपिएंट वो पर्सन है जो कि गुड्स या सर्विसेज को लेता है, कंसिडरेशन पे करता है। इसी तरह सप्लायर क्या होता है, सप्लायर वो बंदा होता है जो कि गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप आए मेन चीज सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 क्या कह रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे तो ये सही ढंग से विजिबल है।
फिर भी मैं हल्का सा आपके लिए कोशिश करता हूँ ये हल्का सा साइज इसका आपके लिए बढ़ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में कहता है द लाइबिलिटी, जो भी आप प्रोविजन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सेक्शन पढ़ेंगे, उसकी एक आदत बनाइए कि जो भी सेक्शन पढ़ा करिए बहुत माइन्यूटली पढ़ा करिए, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन को एज इट इज पढ़ेंगे। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शेल अराइव एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि इन दो चीजों में से अर्लियर चीज आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। किन दो चीजों में? द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एन इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है, और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इश्यू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, यदि आपने इनवॉइस इशू की है तो अच्छी बात है, डेट ऑफ इनवॉइस ले लो। यदि इशू नहीं की तो सेक्शन 31 में लास्ट डेट बताई है कि इस डेट तक आपको इनवॉइस इशू कर देनी थी फ्रेंड्स, उस डेट तक आपको इशू कर देनी चाहिए थी। तो यदि आपने इनवॉइस इशू नहीं की तो ए कॉलम में आप वो डेट ले लो, ठीक है। अब इसको किससे कंपेयर करना है? द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। कहने का मतलब है दो ही चीज देखेंगे, सबसे पहले डेट ऑफ इनवॉइस, दूसरा पेमेंट की रिसिप्ट की डेट। सिंपल, दो चीजों में से जो भी अर्लियर होगी वो भी वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे देखिए ये सप्लाई है, ये इनवॉइस की डेट ये है, ठीक है, समझ लीजिए ये 1 जनवरी है, ये 30 जनवरी है, ऐसी टाइमलाइन बनी हुई है। तो 1 तारीख को यदि इनवॉइस कटी, ठीक है, और पेमेंट, ये है पेमेंट की डेट, तो पेमेंट की डेट हमेशा 2 डेट्स में अर्लियर लेंगे। पेमेंट ये सप्लायर है, इसको रिसिप्ट हुई होगी, या तो इसको बुक एंट्री हुई होगी, बुक एंट्री इन द सेंस इसको चेक मिल गया होगा, इसने अपनी बुक में डाल दिया होगा कि इस डेट को मिल गया, ठीक है। सपोज आप इसको कर सकते हैं कि 2 जनवरी को इसने लिख दिया कि बुक में एंट्री हो गई। एक होता है बैंक एंट्री, बैंक एंट्री यानी कि बैंक में इसके क्रेडिट हो गया होगा। सपोज करिए कि 5 जनवरी को क्रेडिट हो गया, तो ये जो है 2 जनवरी और 5 जनवरी में पेमेंट की डेट 2 जनवरी मानी जाएगी, यानी कि अर्लियर डेट मानी जाती है बैंक एंट्री की डेट या फिर बुक एंट्री या बैंक एंट्री, दोनों में से जो अर्लियर डेट होती है वो पेमेंट की डेट मानी जाती है। और इसको इनवॉइस की डेट से कंपेयर कर लेंगे इन दोनों डेट्स को। यदि इनवॉइस की डेट नहीं है तो सेक्शन 31 की डेट से कंपेयर कर लेंगे फ्रेंड्स, और जो भी अर्लियर डेट होगी उसको आप ले लेंगे एज ए टाइम ऑफ सप्लाई फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, आपने देखा कि सिंपली 2 डेट आपको निकालनी है और उसका कंपेरिजन करना है। इसके अलावा इसने यहीं पर देखिए ये एक्सप्लेनेशन में इसने क्या कहा, एक्सप्लेनेशन के पीछे इसने एक चीज और कहा, 1000 वाली बात कवर की है। प्रोवाइडेड दैट वेयर, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि थोड़ा सा आपको वो चीज़ें दिखे भी, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ और आपको वो चीज़ें क्लियर ना हो, ठीक है। मेरी फोटो दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोविजन दिखना इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ आ गया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स, आप आई होप कि आप पता कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in tax invoice, the time of supply to the extent of such excess at the option of the said supplier will be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स ये कह रहा है कि यदि गुड्स का केस है, यदि फ्रेंड्स ये कह रहा है, एक सेकेंड आप मुझे दीजिए, यस फ्रेंड्स, ये कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि ये गुड्स का केस है और आपने 1000 रुपये तक के एडवांस एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता चलता हूँ फटाफट फ्रेंड्स, तो आपको सही लगेगा। देखिए आपने इस डेट 1 जनवरी को कोई परचेज की,
और परचेज थी आपकी कोई आपने एक चीज 1 जनवरी को कोई चीज सेल की, ठीक है, और सेल प्राइस था 15,400, लेकिन आपने कलेक्ट कर लिए 16,000 रुपए, यानी एडवांस आपका कितना रहा 600 रुपए, ठीक है। इस 600 पर कोई जीएसटी पेबल नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका एडवांस है। मान लीजिए 1 तारीख के बाद 2 तारीख को भी वही कस्टमर आया, या 5 तारीख को वही कस्टमर आया और उसको आपने 12,000 की सर्विसेज दी, लेकिन वो हो सकता है कि आपसे कहे कि पुराना तो 600 पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको वो 12,000 की जगह कितने अमाउंट दे, 11,400 दिया एज ए फुल पेमेंट। तो यहाँ पे 600 रुपये एडजस्ट हो गया है ना, मिला है आपको 11,400 पर 600 रुपये एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर इस जीएसटी पर एडवांस पर जीएसटी लग जाएगा फ्रेंड्स। यदि सप्लायर ये चाहता है, यानी सप्लायर उसको इसमें एडजस्ट कर रहा है, यदि हो सकता है किसी अगले बिल में सप्लायर एडजस्ट कर रहा हो तो अगले बिल पर लग जाएगा, यानी अगली बार सप्लायर को मिलेगा 11,400 ही, लेकिन पे करेगा वो 12,000 पे, यानी जितना एडवांस एडजस्ट हुआ है तो जिस इनवाइस में वो एडजस्ट होगा उस इनवाइस पर उसको सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यही चीज इसमें दी हुई है। एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द purpose of clause A and B, supply shall be deemed to have been made to the extent covered by the invoice as the case may be, as the case the may be the payment। कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार होता क्या है कि आपने इनवाइस तो काट दी, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको पेमेंट पूरी नहीं मिलती, ठीक है फ्रेंड्स, आपने पेमेंट इनवाइस तो काट दी लेकिन पेमेंट पूरी नहीं मिलती, मतलब 40% हो सकता है आपको इनवाइस की डेट पे मिल जाए और हो सकता है 60% आपको लेटर ऑन मिले। तो आप हमेशा 2 डेट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 40% के लिए अलग निकालेंगे और 60% के लिए अलग निकालेंगे। 40% के लिए फिर से देखेंगे डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और बचा हुआ जो रिमेनिंग 60% है उसके लिए भी डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देखेंगे। वो बात अलग है कि नॉर्मली एक ही डेट आएगी, क्योंकि डेट ऑफ इनवाइस जो है एक ही होगी। उसको मैं एग्जांपल से आपको समझा भी दूंगा, किसी दूसरे वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, अभी आप इसको इतना ही समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 2, मैं आपको इससे समझा ही देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए आप ये देखिए, इनवाइस की डेट 1 जनवरी है मान लीजिए ऐसा, ठीक है, 1 सेकेंड, आप इनवाइस की डेट मान लीजिए 1 जनवरी है, ठीक है, और आपने 2 जनवरी को आपने 40% रिसीव किया और 5 जनवरी को 60% रिसीव कर लिया, ठीक है। अब 2 जनवरी को जब आप टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो आप कौन सी 2 डेट कंपेयर करेंगे, इनवाइस की डेट ये और 40% रिसीव कर लिया 2 जनवरी को, 1 और 2 में कौन सा पहली डेट निकली, 1 तारीख। अब आप 5 तारीख को आए, 5 तारीख को 60% रिसीव कर लिया, अब फिर आप 2 कंपेरिजन करेंगे, क्या 1 जनवरी को कंपेरिजन करेंगे इससे 5 जन से, ठीक है, तब भी डेट 1 जनवरी ही निकली, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा भी होगा आपको देख लेना है कि प्रोविजन के हिसाब से आपको निकालना है। आगे हम बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेस। अब इसने फ्रेंड्स नई कैटेगरी कवर की। इसने क्या कहा कि वो सप्लाई जिन पर रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स पे किया गया है, रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स पे कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स कई ऐसी गुड्स होती हैं, जैसे कि सपोज कीजिए किसान कई कोई ऐसी चीज बेच रहा है। एक तो देखिए किसान को रजिस्ट्रेशन लेना पॉसिबल नहीं है, अब कोई किसान गुड्स को बेच रहा है तो सप्लायर तो वो हो गया, पर हो सकता है वो जो गुड्स बेच रहा हो रिवर्स चार्ज में कवर है। तो रिवर्स चार्ज में यदि कवर है तो जिस व्यक्ति ने वो गुड्स खरीदे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदा, काजू किशमिश खरीदी, जिस मतलब कोई भी ऐसी गुड्स खरीदी जिस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रेसिपिएंट को पे करना पड़ता है जीएसटी, ये तो आपको पता होगा। तो आप कौन सी डेट से लेंगे, सीख ये हमारा प्रोविजन क्या कहता है, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स देखिए और
date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account whichever is earlier। रिवर्स चार्ज के केस में आप सबसे पहले आप देखिए कि गुड्स किस दिन रिसीव हुई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पेमेंट किस दिन बुक्स में किया गया है, ठीक है। इसके बाद द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ओके, इन ल्यू देयर ऑफ, ठीक है। यानी कि डेट जो होती है इनवाइस की डेट से 30 days और जोड़ लीजिए, 31st डे को लेंगे। फ्रेंड्स इसका मैं आपको एग्जांपल ही दे दूं तब ज़्यादा सही रहेगा, आई थिंक ये प्रोविजन भी ओमिट ना हो और आपका एग्जांपल भी आ जाए। तो देखिए ABC 3 चीज़ें लिखी हुई हैं फ्रेंड्स। अब आप यहाँ मानिए जैसे ये टाइम लाइन है हमारी, ये है हमारा 1 जनवरी, ठीक है, ये है हमारी 1 फरवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1 फरवरी। अब इसने मान लीजिए 1 जनवरी की जो डेट है इनवाइस की डेट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 जनवरी को इनवाइस इशू हुई, ठीक है। अब हमें ये प्रोविजन लगाना है, मान लीजिए रिवर्स चार्ज का केस है। रिवर्स चार्ज का केस है, आप कैसे समझेंगे उसमें क्वेश्चन में दिया होगा। मान लीजिए ये एक एग्रीकल्चरिस्ट है, ये एक किसान है, इसने किसी व्यक्ति को दूसरे बी व्यक्ति को कोई गुड्स बेची है और ऐसी जो RCM में कवर है। अब बी पर्सन क्या करेगा, देखिए ये बी पर्सन 3 डेट्स निकालेगा। सबसे पहले मान लीजिए गुड्स मान लीजिए इसको मिल गई थी 2 जनवरी, 2 जन को गुड्स GRECD गुड्स रिसीव्ड शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। गुड्स रिसीव की 2 जनवरी को, तो एक डेट तो ये ले लेंगे, ठीक है। दूसरी डेट क्या लेंगे, इनवाइस की डेट प्लस 30 days और ले लेंगे, यानी कि दूसरी डेट के लिए हम ले लेंगे 1 फरवरी, ठीक है। दूसरी डेट के लिए हम ले लेंगे 1 फरवरी। अब तीसरी चीज आई बैंक मान लीजिए ये देखिए बैंक मैंने आपको वैसे बता चुका हूँ पहले कई बार कई लेक्चर्स में कि बैंक की डेट हमेशा बुक एंट्री की डेट या बैंक एंट्री की डेट जो भी अर्लियर है वो हमेशा ली जाती है। मान लीजिए कि बुक एंट्री की डेट है 3 जनवरी और बैंक एंट्री की डेट है 4 जनवरी, तो ये हमारी पेमेंट की डेट के लिए आ जाएगी 3 जनवरी। यानी 3 चीज़ों को कंपेयर कर लेंगे हम, 1 फेब को, दूसरी बात 2 जैन को और 3 जैन को। इनमें से जो अर्लियर मोस्ट डेट होगी वो होगी टाइम ऑफ सप्लाई, यानी यहाँ पे हो जाएगी कौन सी, 2 जैन, यानी ये वाली डेट, ये फ्रेंड्स ये वाली डेट हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। तो रिवर्स चार्ज की कैलकुलेशन में सिर्फ इतना ही देखना था। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स देखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे और इनवाइस की डेट से 30 days जोड़ देंगे। आगे क्लॉज क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। जब इन सबसे, मैं आपको फिर से इसको थोड़ा सा इनलार्ज करने दीजिए मुझे ताकि आप उसको बेटर स्क्रीन पे देख पाएँ, ठीक है। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, जब इन सब चीज़ों से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा है अंडर द क्लॉज A और B और C, फ्रेंड्स ये कुछ हल्का सा फंसी हो गया है, तो लेट मी गिव मी अ लिटिल टाइम टू इरेज इट ऑल्सो बिकॉज आई हैव टू, ओके। तो अब आप पढ़ पाएंगे, हाँ। When it is not possible to determine the time of supply under A or B or C, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है फ्रेंड्स जब हमने इन 3 तरीकों से कोशिश की, काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं निकली टाइम ऑफ सप्लाई। कैसे नहीं निकली, हो सकता है डेट ऑफ इनवाइस नहीं पता हो, डेट ऑफ कुछ भी, आपको डिटेल्स जो इसकी ABC की है वो नहीं मिल रही थी, डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं पता चल रहा है, ठीक है, इनवाइस की डेट ही नहीं पता चल रही है हमें, तो उससे 30 days हम कैसे निकालें। तो ऐसा ही यदि कुछ केस है फ्रेंड्स, यदि
ऐसा कोई केस है तो फिर कैसे निकालेंगे, उसके लिए इसने स्पेशली बताया हुआ है। तो इसने क्या बताया, इस इन दैट केस कैसे निकलेगी, सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। ओके, ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली होगी सप्लाई रिसीव की, वो ही डेट उसकी टाइम ऑफ सप्लाई फ्रेंड्स हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ था नहीं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय सप्लाई, वाउचर ये फ्रेंड्स डेबिट क्रेडिट वाउचर्स नहीं होते हैं, ना ही एक्सपेंस के वाउचर होते हैं। ये वो वाउचर हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप अच्छी जगह काम करते हैं, कई बार ओवर टाइम वगैरह करते रहते हैं ना, तो आपको पीटर इंग्लैंड के, लिवाइस के, फूड के, हल्दीराम के वगैरह के वाउचर्स मिलते हैं कि आप चाहें तो उससे जाके फूड्स वगैरह ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, उसके चीज़ें मिलते हैं। तो वाउचर्स के केस में हम अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है कि सप्लाई क्या होगी, सप्लाई होगी सबसे पहले डेट ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, और द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसने दो चीजें कही, दो चीजें कौन कौन सी कही, इसने सिर्फ दो चीजें कही कि या तो डेट ऑफ रिडम्पशन होगी या फिर डेट ऑफ सप्लाई होगी, इन दो के अलावा और कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। मैं इसको आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। एक सेकेंड। यस okay, so I am going to give you an example in case of voucher. सपोज करिए आपको, कैन यू सी माई पेन हियर, यस, सपोज करिए कि ये है पीटर इंग्लैंड, ठीक है, और ये है इन्फोसिस, ये है पीटर इंग्लैंड और ये है इन्फोसिस, और ये है मिस्टर, ये जो एम्प्लाई है इन्फोसिस का, ये है एम्प्लाई। ठीक है, तो होता क्या है कि इन्फोसिस कहती है पीटर इंग्लैंड से कि हमें तुम कुछ वाउचर दे दो, हमें तुम कुछ वाउचर दे दो, यानी पीटर इंग्लैंड वाउचर दे रहा है इन्फोसिस को। मान लीजिए 5,000 रुपये का एक वाउचर है और इन्फोसिस इसको एम्प्लाई को दे देती है फ्री। ठीक है, अब मान लीजिए इस वाउचर से शर्ट और सिर्फ शर्ट ही मिल सकती है, तो ये एम्प्लाई जाएगा पीटर इंग्लैंड, कहेगा भैया भैया ये लो वाउचर लो और हमें क्या कर दो, शर्ट दे दो। तो पीटर इंग्लैंड क्या करेगा, ये वाउचर रख लेगा और इसको शर्ट दे देगा, इसको शर्ट दे देगा, ये तो खुश हो जाएगा, चलो शर्ट मिल गई। ठीक है, अब ये बताइए क्या पीटर इंग्लैंड, इससे तो वाउचर ले लिया इसने पीटर इंग्लैंड ने इस एम्प्लाई से, लेकिन पीटर इंग्लैंड को क्या मिला। तो इनफैक्ट होता क्या फ्रेंड्स, पीटर इंग्लैंड ने इन्फोसिस को जब वाउचर दिया था 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये पीटर इंग्लैंड ने इन्फोसिस से ही ले लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस दिन, अब देखिए वाउचर की क्या क्वालिटी थी कि इससे शर्ट और सिर्फ शर्ट ही मिल सकती थी। ठीक है, तो ऐसा वाउचर जो कि आइडेंटिफाइबल है यानी कि जिस दिन इशू हुआ उस दिन ही आपको पता चल गया कि इससे तो ये प्रोडक्ट मिलना है। तो ऐसे केस में जैसा कि अभी केस है कि पता चल रहा था कि शर्ट ही मिलना है, जिस दिन पीटर इंग्लैंड ने इशू किया था इन्फोसिस को, उसी दिन इसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। यानी पीटर इंग्लैंड ने यदि 1 जनवरी को इशू किया था वाउचर इन्फोसिस को, तो इन्फोसिस के हैंड में ये आ गया वाउचर, और पीटर इंग्लैंड के लिए इसकी टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी ही मान ली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 जनवरी इसकी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई। लेकिन यदि सेम केस होता फ्रेंड्स, यदि सेम केस होता, यानी यही पीटर इंग्लैंड है, यही इन्फोसिस है, यही इसका एम्प्लाई है, पीटर इंग्लैंड ने 5,000 का वाउचर दिया मान लीजिए,
और इसमें ये और इन्फोसिस ने ये एम्प्लॉय को दे दिया फ्री। और ऐसा वाउचर होता है जिसमें एम्प्लॉय जो है शर्ट भी ले सकता था, चाहे तो पैंट भी ले सकता था, या रुमाल भी ले सकता था, या पीटर इंग्लैंड के कुछ और भी प्रोडक्ट होते तो वो भी ले सकता था। तो उस केस में ये नहीं पता चलता कि ये एम्प्लॉय ये इसके दिमाग में क्या है, ठीक है, ये नहीं पता चलता कि ये इसके दिमाग में ये क्या है, ये वाउचर देके क्या लेगा। तो ऐसे केस में, ऐसे केस को नॉट आइडेंटिफाइबल वाउचर कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये पता ही नहीं है कि इस वाउचर का रिडम्पशन करते समय, इस वाउचर को जब ये एम्प्लॉय पीटर इंग्लैंड के पास जाएगा तो क्या लेगा। तो ऐसे केस में ऐसे वाउचर को नॉन आइडेंटिफाइबल कहते हैं। ऐसे केस में इसकी टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट होगी जिस दिन ये एम्प्लॉय महोदय धीरे धीरे आएंगे पीटर इंग्लैंड के पास और दिखाएंगे। तो पीटर इंग्लैंड से मान लीजिए इन्होंने शर्ट ली, मान लीजिए कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। तो फिर जिस दिन इन्होंने, जिस डेट को मान लीजिए कि ये आए 20 जन को, ठीक है, तो 20 जन को इन्होंने ये अपना वाउचर दिया, तो 20 जनवरी को इसकी डेट ऑफ रिडम्पशन मान ली जाएगी और 20 जनवरी को ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वही चीज कही गई है कि जब आइडेंटिफाइबल हो तो टाइम ऑफ सप्लाई वही दिन होगा जिस दिन इशू किया गया, जबकि आइडेंटिफाइबल वाउचर नहीं हो तो डेट ऑफ रिडम्पशन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो इट वॉज वेरी इजी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी। कह रहा है कि जो अभी मैं बता रहा था ना, सबसेक्शन 2 से इसकी टाइम ऑफ सप्लाई निकल पा रही है ना 3 से और ना ही 4 से, तब फिर क्या होगा, इन केस वेयर ए पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड द डेट ऑफ सच रिटर्न और इन एनी अदर केस द टैक्स द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। कह रहा है कि हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन इन ऊपर से सबसे मतलब अब कोई चीज लग ही नहीं रही, हम तो हार ही गए, वो ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि कोई मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल है कि ये एक एम्प्लॉई है, ठीक है, ये कहीं पर एम्प्लॉई है, मान लीजिए कि इन्फोसिस में ये एम्प्लॉई है, ठीक है। ये एम्प्लॉई इन्फोसिस का तो काम करता ही है, अपनी पर्सनल भी कहीं कंसल्टेंसी सर्विसेज देता रहता है, कहीं दूसरी सर्विसेज के बिहाफ में चार्ज करता रहता है, बहुत सारे काम ये करता रहता है और इसको रेम्यूनरेशन भी आता रहता है। और इस तरह इसका जो टर्नओवर है 20 लाख से क्रॉस कर गया या जिस भी स्टेट में है उसकी टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, लेकिन इन एम्प्लॉय महोदय ने किसी को बताया नहीं। अब जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चला, वो सर्च करने आ गया, ना इनके पास इनवाइस समझ में आ रही है, ना डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस समझ में आ रही है, ना कोई बुक्स बनी हुई है, ना कुछ कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे हैं, आधे अधूरे कहीं कुछ मिल रहे हैं। तो इन सबसे मतलब दिक्कत आ रही है। तो देखिए ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। यदि यही पर्सन रजिस्टर्ड होता, मान लीजिए कि ये दो केस ले लेते हैं, चलिए ये पर्सन रजिस्टर्ड होता, यदि ये पर्सन रजिस्टर्ड होता तो यानी कि ये रिटर्न जीएसटी के फाइल कर रहा होता, ठीक है, तब ये क्लॉज लग जाता जो जो इसने ऊपर कहा है। ये देखिए ए में, इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, ये कब की केस कहना चाह रहे हैं, जब रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो यदि ये रजिस्टर्ड होता तब रिटर्न जब ये फाइल कर रहा होता तभी इससे इसने जो जीएसटी सप्रेस किया तभी लाइबिलिटी इसकी क्रिएट हो जाती, टाइम ऑफ सप्लाई तभी क्रिएट हो जाती जबकि इसका रिटर्न फाइल होता है। जैसे 3 भी नहीं फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हैं, तो जिस दिन रिटर्न फाइल किया जाता है उस दिन इसकी लाइबिलिटी की टाइम ऑफ सप्लाई की डेट मान ली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये मान लीजिए सेकंड केस में लेता हूँ कि ये अनरजिस्टर्ड था तो पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करता होगा क्या, नहीं करता होगा। तो इस ऐसी केस में जब भी ये डेट, जिस डेट को ये टैक्स पे करेगा वही डेट इसकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके, तो आई थिंक प्रोविजन इज क्लियर। नाउ सेक्शन 31 बीच में कहाँ से आ गया फ्रेंड्स, आप कहेंगे देखिए आपको ऊपर गुड्स के केस में मिला था ना 31, जब देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे 31 कहाँ से। ये देखिए सेकंड केस में ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा था, गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज के केस में ये ऊपर ये कह रहा था द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, ये देखिए आप कर्सर देख रहे होंगे,
the date of issue of invoice or the last date on which he is required under section 31 to issue the invoice with respect to such supply। यानी कि जब इनवाइस इशू नहीं होती तो लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 लेते हैं कि इस डेट तक तो इनवाइस इशू हो ही जानी थी। तो किस डेट तक इनवाइस इशू हो जानी थी ये बताता है सेक्शन 31। तो 31 क्या कहता है, हम प्रिसाइजली पढ़ते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल, the registered person supplying taxable goods shall before or at the time of removal of goods for supply to a recipient where the supply involves movement of goods। सेक्शन 31 के लिए जो डेट निकाली जाती है फ्रेंड्स, वो यदि गुड्स मूवेबल हैं तो हो जाएगी रिमूवल ऑफ गुड्स। यानी कि जिस दिन आप गुड्स का रिमूवल कर रहे थे उस दिन को आपको इनवाइस प्रिपेयर कर लेनी चाहिए थी सेक्शन 31 के पर्पस के लिए के हिसाब से। लेकिन यदि इमूवेबल हैं, जिस गुड्स की आप सप्लाई कर रहे हो वो मूवेबल नहीं है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स जिस दिन उसकी आप डिलीवरी दे रहे थे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे जीएसटी तो लगता है पर मूवेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी गुड्स जो कि मूवेबल नहीं है और इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स में थोड़ा सा वैसे फ्रेंड्स डिफरेंस है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई गुड्स मूवेबल हो लेकिन सप्लाई करने में उसका मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मतलब अब मान लीजिए कि एक प्लांट है, प्लांट छोड़िए, एक सिंपल एक मान लीजिए किसी कोचिंग में फर्नीचर रखा हुआ है और फर्नीचर बेच रहे हैं सप्लाई, तो नॉर्मली तो वो फर्नीचर मूवेबल है, लेकिन सपोज करो कि जो पर्सन फर्नीचर खरीदने आ रहा है वो कह रहा है कि फर्नीचर वहीं रहने दीजिए क्योंकि मैं भी यहीं कोचिंग क्लास चलाऊंगा, तो उसको रिमूवल तो उसका होगा नहीं। तो उसका पोजीशन जब भी दे दिया जाएगा, डिलीवरी जब भी दे दिया जाएगा, वही उसकी डेट हो जाएगी कि उसी दिन इनवाइस इशू कर देना चाहिए था सेक्शन 31 के पर्पस के हिसाब से। और इस सेक्शन 31 के पर्पस से जो उसकी शुड बी डेट निकलती है, वो डेट निकलती है जिस दिन इनवाइस इशू किया जाना था, उसको यूज किया जाता है ऊपर के सेक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये 31 की डेट निकलेगी और इसको हम यूज करेंगे यहाँ सेक्शन 12 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए आपने ये देखा है 31 में यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे वो डेट निकाल के, ठीक है। इनवाइस इशू हुई तब तो कोई 31 का मतलब ही नहीं निकलता, लेकिन इनवाइस इशू नहीं हुई तब 31 इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने सेक्शन 31 पढ़ लिया, अभी हाल थोड़ा सा रिमूव करते हैं गुड्स उस दिन या फिर डिलीवरी के केस में हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल में स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ गुड्स और द स्पेसिफाई in respect of which the tax invoice shall be issued within such time and manner as may be prescribed। ये तो गवर्नमेंट ने पावर अपने पास रख ली है कि अभी तो मैंने 30 डेज बताया हुआ है, उसके बाद हम जिस गुड्स में जैसा बताना चाहेंगे, जितना टाइम बताना चाहेंगे, जिस गुड्स के लिए बताना चाहेंगे, जैसा होगा हमारी मर्जी, हम ही राजा हैं, हम वैसा कर लेंगे, ठीक है। आगे ये कहता है इन केस, अब आप देखिए 4th नंबर के क्लॉज में, आई थिंक आई शुड जूम अ लिटिल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स आई थिंक आई यू नो, जैसे आपके यहाँ न्यूज़पेपर वाला आता है तो देखिए डेली डाल जाता है, डेली तो इनवॉइस रेज नहीं करता है, ठीक है। दूध वाला आता है, डेली पेमेंट तो लेता नहीं है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होती रहती है, ठीक है। तो यदि गुड्स की सप्लाई कॉन्टिन्यूस हो रही है, वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब मेन चीज यदि ये है सीसी का केस है, सीसी का केस है तो हो सकता है कि आपका स्टेटमेंट आता हो मंथली, जैसे अखबार वाला आपके यहाँ अखबार डाल जाता है तो लास्ट महीने के लास्ट मंथ में, मतलब महीने की अंतिम तारीख को अपना बिल दे देता है। या हो सकता है कंटिन्यूस सप्लाई का केस हो, उसमें स्टेटमेंट नहीं दिया जाता हो लेकिन कैश का पेमेंट किया जाता हो सप्लायर को,
तो हो सकता है कि स्टेटमेंट वाला केस हो और हो सकता है कैश डायरेक्ट, यानी इधर पे मान रहे हैं कि स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ कैश है, और इधर स्टेटमेंट प्लस कैश वास्तव में दोनों ही होते हैं। तो स्टेटमेंट पर फोकस, जहाँ पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वहाँ पे स्टेटमेंट पर फोकस है सेक्शन का, और जहाँ पे सिर्फ कैश दिया जा रहा है वहाँ पे स्टेटमेंट है नहीं, ऐसा प्रिजम्पशन माना जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि स्टेटमेंट दिया जा रहा है, यदि यही कह रहा है, आप गौर से देखिए, इन केस, ओके, in case where continuous supply of goods where successive statements of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time such statement is issued or as the case may be each such payment is received। ठीक है, कह रहा है कि जिस दिन यदि आपका स्टेटमेंट दिया जाता है तो ऑन उसी दिन या फिर उस बिफोर स्टेटमेंट के पहले आप इनवाइस इशू कर दो तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा है मतलब मैंडेटरी है फ्रेंड्स। अच्छा है मतलब ये नहीं कि आप बाद में भी इशू कर सकते हो। शेल लगा है ना, शेल इज इंडिकेटिव ऑफ मैंडेटरी पावर्स। ठीक है, शेल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड और एज द केस में बी ईच पेमेंट ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। यदि स्टेटमेंट नहीं है, कैश है, तो इस कैश को जब सप्लायर इस कैश को सप्लायर जब रिसीव करेगा उसके पहले या उसी दिन इनवाइस इशू कर देगा, ऑन या बिफोर इसके लिए भी है। तो सिंपली दो केस थे फ्रेंड्स, ऑन स्टेटमेंट आप इशू कर रहे हो या कैश आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, आप सप्लायर हो तो फिर आप सप्लायर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस हो, तो जिस दिन स्टेटमेंट इशू हो रहा है उस दिन या उससे पहले आप इनवाइस इशू कर दो, या फिर आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, यदि आप कैश ले रहे हो तो डायरेक्ट जिस दिन कैश लिया जाता है उस दिन या उससे पहले आपकी इनवाइस इशू हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा सेक्शन कहता है फ्रेंड्स, ऐसा सेक्शन कहता है। आगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन ए where the goods being sent or taken or approval on approval for sale or return, ठीक है, goods are being sent on approval or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is later। ठीक है, तो मेन चीज इसमें क्या कह रहा है, यदि अप्रूवल वाला केस यानी आज आपने गुड्स भेज दी ग्राहक को, अब ग्राहक के पास पड़ी हुई हैं, जिस दिन उसकी अप्रूवल आ जाएगी तब आप उसको बिका नॉर्मली मानते हो। ठीक है, तो सेक्शन 31 के हिसाब से जो ये कहता है कि इनवाइस किस दिन इशू हो जानी चाहिए थी, तो फ्रेंड्स इसका ये कहता है कि जिस दिन सप्लाई हुई, सप्लाई इन द सेंस गुड्स के केस में मेनली मान लीजिए कि जिस दिन आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, जिस दिन सप्लाई हुई उस डेट को आप ले लीजिए। ठीक है, या फिर जिस दिन सप्लाई हुई उस दिन आप ले लीजिए, या फिर आप लीजिए कौन सी डेट, आप ले लीजिए जिस दिन रिमूवल हुआ उस डेट को प्लस 6 मंथ। ये क्या है सर? ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही चीज है। बोले क्यों? जिस दिन आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स की उस दिन इनवाइस रेस कर दो। अब मान लीजिए उस दिन आपने इनवाइस रेज नहीं की, ये कह के कि अभी तो गुड्स सर बिका नहीं है तो अभी हम इसको बिका कैसे मान लें, तो ठीक है टाइम दे तो रहे हैं, 6 महीने तक भी बिक जाए तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन 6 महीने से बाद मत करना। कहने का मतलब जिस दिन गुड्स का रिमूवल हुआ, ठीक है, या फिर जिस दिन सप्लाई हुई, दो में से अर्लियर डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उसके 8 महीने बाद इनवाइस रेज करो, और यदि आप इनवाइस रेज भी करते हो तो वो सेक्शन 31 की के हिसाब से प्रॉपर इनवाइस नहीं मानी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका एग्जांपल ही दे दूं तो आपको समझ में आ जाए आई थिंक। ये देखिए, ये हमारी टाइम लाइन है। ठीक है, 1 जनवरी को हमारी सप्लाई हुई, इसी दिन गुड्स को रिमूव कर दिया गया, मतलब किसी कस्टमर को भेज दिया गया।
अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, 3, 4, 5, 6, 6 महीने बीत गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब भी इसकी अप्रूवल यदि नहीं आई, मान लीजिए यहाँ 6 महीने बीत गए, 7वां 8वें महीने इसकी इनवाइस बन रही है, तो ठीक है, बन रही है तो कोई गलत नहीं है, इनवाइस बन सकती है, लेकिन सेक्शन 31 के हिसाब से इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 30 जून ही मान ली जाएगी, 30 जून ही मान ली जाएगी, क्योंकि आपने जब सप्लाई की थी तब तो कोई इनवाइस रेज नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब आपके 6 महीने पूरे हो गए तो 30 जून पे पूरे हो गए जिस दिन आपने रिमूव किया था, तो ये डेट आप ले लेंगे। अब इसने आपने इनवाइस इसके बाद इशू की तो ठीक है, जब आप आगे जाओगे टेस्ट पे रखोगे तो इन दोनों डेट्स में अर्लियर को ही तो टाइम ऑफ सप्लाई लिया जाता है, तो फिर ये डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। बट सपोज इसी केस में यदि इसकी अप्रूवल यहाँ आ गई होती, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अप्रूवल यहाँ आ गई होती तो फिर ये वाली डेट ले लेते, मैं मान के चल रहा हूँ इनवाइस यहीं रेस की गई, ठीक है फ्रेंड्स। मेन चीज इसमें समझने की ये है कि इनवाइस लेट टू लेट आपको जब रेस करना है तो जिस दिन रिमूवल हुआ उससे 6 महीने तक रेस कर ही देना है सेक्शन 31, उसके बाद आपको टाइम पीरियड अलाउ नहीं करेगा फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, बिकॉज आपको आई वांट टू शो यू समथिंग हियर, ओके, यस, आई थिंक नाउ द मैटर इज क्लियर टू यू। Okay, now it is saying what? Supply of goods where supplier is liable to pay tax under forward charge, ठीक है। अब सेक्शन 12 तो हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं फ्रेंड्स, तो ये तो केस कवर है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और सेक्शन 31, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी हमने पढ़ी हुई हैं, तो इसको अभी छोड़िए। अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये तो हमें पता है फ्रेंड्स। मीनिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दो चीज़ें होती हैं, बैंक एंट्री, ठीक है, बैंक काफ़ी मोटा साइज हो गया फ्रेंड्स, एक सेकेंड, दो चीज़ें होती हैं इसमें, बैंक एंट्री और बुक एंट्री। बैंक एंट्री, बैंक एंट्री, बैंक एंट्री और बुक एंट्री, इसमें जो भी अर्लियर डेट होती है वही डेट ऑफ पेमेंट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम आगे, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवाइस, ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें हम सेक्शन 31 अभी पढ़ चुके हैं। इसका एग्जांपल अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट एंड वी हैव टू कवर ए लॉट ऑफ थिंग इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो अब आगे कुछ काम की चीज़ें भी इसमें नहीं है, आगे यहाँ आते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रेजिडुअल क्लॉज, ये भी हम अभी हमने पढ़ा हुआ है, ये चार्ट वही है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन 13 गुड्स के लिए सेक्शन 12 चल रहा था, सेक्शन 13 है सर्विस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब सर्विसेज में दो केस कवर करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन योर माइंड, ओके। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स, आप यहाँ देखिए, the liability to pay tax on services shall arise at the time of supply as the determined in terms of the provision of this section, ठीक है। अब क्या वो कहना चाह रहा है, देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट, सर्विसेज के केस में the date of invoice by the supplier if the invoice is issued within the period prescribed under section 31, or the date of receipt of payment whichever is earlier, or the date of provision of service if the invoice is not issued
विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, ठीक है, और द डेट एट विच रेसिपिएंट शोज, ये सब shows the receipt of service in his books of account, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट मी एक्सप्लेन यू ए लिटिल। दो चीजें हो सकती हैं, इनवाइस, इनवाइस हो सकता है इशू हुई हो, या इनवाइस हो सकता है इशू नहीं हो। यदि इनवाइस इशू होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये मैंने आई बनाया है यानी इनवाइस। इनवाइस इशू हुई, यस, पेमेंट आपने किया ही होगा। तो यदि इनवाइस इशू हुई तो जिस दिन इनवाइस इशू हुई वो डेट और पेमेंट की रिसिप्ट की डेट, ठीक है फ्रेंड्स। जिस दिन इनवाइस इशू हुई उस दिन वो डेट और पेमेंट की रिसिप्ट की डेट जो भी अर्लियर हो वो आप इसमें ले लेंगे एज टाइम ऑफ सप्लाई। यदि इनवाइस इशू ही नहीं हुई तब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, तब आप सेक्शन 31 का सहारा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि इनवाइस इशू नहीं हुई तब आप सेक्शन 31 का सहारा लेंगे और इनवाइस इशू की जगह सेक्शन 31 की डेट रख देंगे। वैसे मैं नॉर्मली बता दूं कि नॉर्मली 31 कहता है कि सप्लाई से 30 दिन के अंदर इनवाइस इशू हो जानी चाहिए, या बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे लोग यदि आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सप्लाई के 45 डेज के अंदर इशू हो जानी चाहिए थी। तो इनवाइस के केस में यदि इशू नहीं भी हुई है तो सेक्शन 31 की डेट कोई आ जाएगी। इसको आप कंपेयर कर लीजिए पेमेंट की डेट से। इन दोनों में डेट्स में जो भी अर्लियर हो वो ले लेंगे। इनवाइस इशूड का केस कवर कर लिया मैंने और नॉट इशूड का। यदि इन दोनों में भी कवर नहीं हो पा रहा हो केस, तीसरे केस में, तो यदि हमने सर्विस दी है तो जिस व्यक्ति ने सर्विस रिसीव की है तो उस दिन उस व्यक्ति ने जिस दिन सर्विस की रिसिप्ट दिखाई होगी कि मैंने सर्विस ये प्राप्त कर ली, उस दिन उस टाइम ऑफ सप्लाई वही दिन मान लिया जाएगा जिस दिन रिसीवर ने सर्विस की रिसिप्ट दिखाई है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा केस क्या था, यदि इनवाइस इशू हुई है तो इनवाइस की डेट ले लो और पेमेंट रिसिप्ट की डेट ले लो। पेमेंट रिसिप्ट की डेट भी हमेशा अर्लियर ऑफ बुक एंट्री और बैंक एंट्री होगी, ठीक है। यदि इनवाइस इशू नहीं हुई है तो सेक्शन 31 की डेट और पेमेंट रिसिप्ट की डेट ले लो। यदि इन दोनों से भी कुछ पता नहीं चल रहा है तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ने अपनी बुक्स में जिस दिन शो की है उस सर्विसेज की रिसिप्ट वो डेट ले ली जाएगी उसकी एज ए टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोवाइडेड दैट वेयर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1000 in excess of the amount included in the tax invoice at the time of supply to the extent of such excesses and ये मैं गुड्स में आपको अभी मैंने ऊपर कवर करवा दिया है फ्रेंड्स। बिल्कुल सेम चीज जो गुड्स के केस में है वही सर्विसेज के भी केस में है कि एडवांस मनी यदि रिसीव उसने कर ली है और वो एडवांस यदि 1000 तक का है तो सप्लायर चाहे तो अगले आने वाले इनवाइस में जिसमें वो एडजस्ट करता है वो उस डेट को जिस इनवाइस के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो रही है उस डेट को उसकी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। यानी जिस डेट को नेक्स्ट इनवाइस होगी नेक्स्ट इनवाइस की डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी यदि एम्प्लॉयर ऐसा ऑप्ट करता है तो। ओके, explanation, the time of supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or as the case may be by the payment। इसमें सिंपली ये कह रहा है फ्रेंड्स कि पार्ट पेमेंट की अलग अलग कैलकुलेशन होगी। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि 1 लाख रुपए एक सप्लायर को मिलने थे, उसको एक बार मिलते हैं 40,000 रुपये, ठीक है, किसी डेट को मिलते हैं, फिर 60,000 किसी डेट को मिलते हैं। तो इसके पर्पज से आप पेमेंट की डेट अलग अलग रखिएगा। कहने का मतलब इस 40,000 के लिए कैलकुलेशन अलग करिएगा, इस 60,000 के लिए कैलकुलेशन अलग कीजिएगा। इस तरह ऐसा हो सकता है कि टाइम ऑफ सप्लाई के लिए इसके लिए अलग कैलकुलेशन और इसके लिए अलग कैलकुलेशन हो, क्योंकि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दोनों में बदल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ इसमें ऐसा था नहीं। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी डेट, ये मैंने बता दिया है। बैंक एंट्री या बुक एंट्री जो भी है उसमें जो भी अर्लियर डेट होती है वो डेट आपकी रिसिप्ट, वो डेट आपकी ले ली जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे हम आते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज मेथड। ये फ्रेंड्स ये सही चीज आई। अभी सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज कवर किया था, नाउ
अब हम आ रहे हैं रिवर्स चार्ज के बेस में। तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ठीक है। द डेट ऑफ पेमेंट एज इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। जाहिर है रिवर्स चार्ज का केस जो होता है तो उसमें आपको पता है कि रिवर्स चार्ज के केस में रेसिपिएंट ही पे करता है। जैसे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने सर्विसेज दी बी को और बी पे करेगा ए को कैश। तो नॉर्मली ए पे करते हैं जीएसटी को, लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में बी पे करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यदि हमें रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है तो सबसे पहले क्या देखोगे, एक पेमेंट की डेट। पेमेंट की डेट यानी जिस दिन इसने बी ने पेमेंट किया, डेबिट हुआ जिस दिन, तो सबसे पहले पेमेंट की डेट निकलोगे, देखोगे। फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। उसके बाद आप इनवॉइस की डेट लोगे, उसमें 60 डेज और जोड़ दोगे, यानी पेमेंट की डेट को कंपेयर करोगे इनवॉइस प्लस 60 डेज की डेट में, ठीक है। और एनी अदर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनमें से अर्लियर डेट ही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। पेमेंट की डेट वैसे मैं बता चुका हूँ, बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। इस केस में डेबिट का केस होगा, यानी जो इसके पहले में हमने गुड्स में पढ़ा था ना वो सप्लायर के एंगल से था, तो उसमें बैंक एंट्री या बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर था, लेकिन रिसिप्ट हुई थी और यहाँ पर पेमेंट हो रही है, लेकिन हमें डेट अर्लियर ही लेनी है। ओके, provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A or B, it shall be the date of entry in the books of accounts of recipient of supply. सिंपली जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि इस तरीक़ों से हमारी डेट नहीं निकल के आ रही है, तो जो सर्विस का रेसिपिएंट होगा, जिसने जो रिवर्स चार्ज के केस में होगा, उस दिन उसने अपनी बुक्स में जिस दिन उस रिसिप्ट को इंटर किया है कि मैंने ये सर्विसेज प्राप्त की। Provided further that in case of supply by associated enterprise where the supplier of the service is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of the supply or the date of payment, whichever is earlier. Friends, associated enterprise के केस में मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें जो associated enterprise का केस है, इसकी एसोसिएटेड इंटरप्राइज, इसकी डेफिनेशन हमारे सेक्शन 92A में दी हुई है ना। तो सेक्शन 92A को आपने जब अभी शुरुआत में पढ़ा था तो डेफिनेशन में देखा होगा कि सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि एसोसिएट इंटरप्राइज क्या होते हैं। मान लीजिए कि आप ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने 51% इसके शेयर ले रखे हैं। होल्डिंग कंपनी यूएसए में है, मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी आपकी इंडिया में है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि होल्डिंग कंपनी यूएसए में है और सब्सिडरी कंपनी है इंडिया में, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई सर्विसेज दे रही है और सब्सिडरी कंपनी उसको पेमेंट कर रही है, ये आप दिमाग में बना के चलिए, ठीक है। अब ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब 51% मैंने क्यों कवर किया है, कहा है शेयर ले रखे हैं होल्डिंग ने सब्सिडरी के, क्योंकि इसको 92A में एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना गया है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइज वेयर सप्लायर of services located outside India at the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient, ठीक है। The date of entry in the book of accounts of the recipient of supply or the date of payment, whichever is earlier. तो इंडिया वाली बुक जो सब्सिडरी है उसने सर्विस की रिसिप्ट मान लीजिए दिखाई है 1 जनवरी को, ठीक है, और इसका पेमेंट किया है उसने मान लीजिए होल्डिंग को 2 जनवरी को। तो 1 जनवरी और 2 जनवरी में जो भी अर्लियर है वही डेट ऑफ पेमेंट टाइम, वही डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज के केस में, ठीक है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, ये तो मैं बता चुका हूँ कि यदि आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है। और आपको ये मैं बता दूं कि जैसे सप्लाई के जो वाउचर होते हैं वो गुड्स के भी होते हैं और सर्विसेज के भी होते हैं, क्योंकि जैसे मारुति कार आपने ली तो आपको फ्री सर्विस दी जाती है, तो वो सर्विस के वाउचर बन जाते हैं। और यदि आपको हल्दीराम का कूपन मिला तो वही वाउचर फ्री गुड्स का भी वाउचर बन सकता है। आगे, where it is not possible to determine the supply of service, वही सब है।
तो ये हो जाएगा वही पीरियोडिकल रिटर्न इज फाइल्ड और इन अदर केस डेट ऑफ टैक्स इज पेड, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सेक्शन 31 को हम डिस्कस कर चुके हैं। सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं फ्रेंड्स। ये सारे डायग्राम वही चीज़ हैं जो कि हम लोग पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी जो चीज़ें लिखी होती हैं उसमें आप मत जाइए, बस ये समझिए कि जो चीज़ क्रक्स है उस पर हमें रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मेरे ख्याल से बस ये चीज़ बचती है, चेंज इन रेट। चेंज इन रेट को मैं अपने वर्ड्स में बता दूं फ्रेंड्स, होता क्या है इसको आप एग्जांपल से समझिए। कि फ्रेंड्स देखिए, ये टाइम चला आ रहा था, मान लीजिए ये 5 जनवरी है, ठीक है। अभी तक चला आ रहा था 5% का रेट किसी चीज़ में जीएसटी को, 5 जनवरी से नोटिफिकेशन आया और इन्होंने इसको 12% कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेक्शन जो है समरी, ये कहता है कि 3 चीज़ें देखो, आई देखो, पी देखो, एस देखो, ठीक है। ये डेट ऑफ रेट चेंज की डेट है, इसको आप मत भूल लीजिएगा। डेट ऑफ रेट चेंज, DORC, ये मैंने अभी अभी नया नया निमोनिक बनाया फ्रेंड्स। मैं क्या कह रहा था, IPS को देखिए, IPS, ये तीनों अलग अलग इवेंट हैं। आप कहेंगे IPS क्या है? IPS यानी I यानी इनवाइस डेट, P यानी पेमेंट डेट, S और सप्लाई की डेट, ठीक है। अब ये प्रोविजन ये कहता है, इसका जो सेक्शन 14 है वो ये कहता है कि इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों इवेंट में, आई में, पी में, एक इवेंट है आई, एक है पी, एक है एस। समझ लीजिए 3 बेटे हैं, एक आई नाम का, एक पी नाम का, एक एस नाम का, और ये रेट ऑफ चेंज है। तो यदि 2 इवेंट, इन तीनों में से कोई भी 2 इवेंट इस डेट ऑफ रेट चेंज से पहले हो जाते हैं तो ओल्ड वाला पुराना रेट लग जाता है, और इन्हीं आईपीएस में तीनों में से कोई 2 इवेंट डेट ऑफ रेट चेंज के यदि बाद हो जाते हैं तो नया रेट लग जाता है। सिंपल सा इतना ही फंडा है, उसको लफ्जों में मैं कितना भी घुमा लूँ, सिंपल सी इतनी ही बात है। तो इसलिए मैंने समराइज फॉर्म में आपको उतनी ही बात बता दी है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। डेट ऑफ रेट चेंज के अलावा इसमें अब क्या चीज़ कवर है देखते हैं। ये इन्होंने गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोविजंस हैं उसका कंपैरिजन किया है, उसको आपको करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इंडिविजुअली कवर कर लिया है। और इसका हमने एग्जांपल, क्या डेबिट नोट्स वगैरह वाला का केस हमने कवर किया क्या, या नहीं किया हो तो मैं फिर भी आपको एक बहुत समराइज वे में बता दूं कि यदि डेबिट नोट है, देखिए डेबिट नोट जो होता है आपको पता है कि डेबिट नोट जो है ना, एक ऐसा नोट होता है जो कि सब में जो आपको एग्जांपल से बता दूं तब ज़्यादा सही है। जैसे मिस्टर ए है, ये सप्लायर है, ये है मिस्टर बी, ठीक है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने इनको 1,05,000 की गुड्स की भेजी, लेकिन इनवाइस में इन्होंने गलती से लिख दिया 1,00,000 रुपये, गलती हो गई, ठीक है। मिस्टर ए को 1,05,000 की इनवाइस भेजनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 1,00,000 की इनवाइस भेज दी मिस्टर बी को। मान लीजिए ऐसा 1 जनवरी को हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए 1 मार्च को इनको ये पता चला कि अरे ये तो गलती हो गई थी, तो इन्होंने 5,000 रुपये का डेबिट नोट बी के नाम मिस्टर ए ने और भेज दिया। तो ऐसे डेबिट नोट जिसमें ये गलती मिस्टर ए की थी, ऐसे डेबिट नोट्स की जो टाइम ऑफ सप्लाई है इनवाइस की डेट ही होती है। कहने का मतलब जो टाइम ऑफ सप्लाई इस 1,00,000 की होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई की डेट इस 5,000 की भी होगी, और जितना जीएसटी आपने कम पे किया है वो 18% के हिसाब से डिपार्टमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। ये ऐसे डेबिट नोट की बात हो रही है। दूसरे टाइप का डेबिट नोट ऐसा फ्रेंड होता है कि मिस्टर ए थे और ए ने बी को कुछ गुड्स दी, बी ने पेमेंट नहीं किया और ये कहते हैं कि तुमसे 4% हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यदि आप लेट हमारा पेमेंट दोगे। 4% हम चार्ज करेंगे, मान लीजिए कहते हैं पर मंथ, ठीक है।
अब फ्रेंड्स इन्होंने, ए ने तो बी को गुड्स बेच दी, और मान लो अब कुछ समय बाद ए कह रहा है कि 10,000 इंटरेस्ट का भी हो गया, तो आपने जल्दी पेमेंट नहीं की, 10,000 और दो, तो 10,000 का डेबिट नोट ए बी को बनाकर भेज देता है फ्रेंड्स। तो इस केस में इस डेबिट नोट की टाइम ऑफ सप्लाई ओरिजिनल इनवाइस की डेट नहीं होगी, बल्कि वो टाइम ऑफ सप्लाई तब होगी जब बी एक्चुअली में ए को पे कर दे। तो फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्ट की पेमेंट पेनाल्टी जो कि लेट पेमेंट के कारण लगती है, इन सब की जो टाइम ऑफ सप्लाई तब होती है जब उसकी एक्चुअल पेमेंट की जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चैप्टर खत्म होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई में सिर्फ हम पूरे चैप्टर में फ्रेंड्स हम सिर्फ यही निकालते रहते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा इवेंट हुआ है, गुड्स दी गई हैं या सर्विसेज दी हुई हैं, गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में है, रिवर्स चार्ज में है, वाउचर्स हैं, ये सारी चीज़ों के, और टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या निकली। जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई की डेट निकल जाती है उस मंथ में उसको मान लेते हैं कि उस दिन उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और अगले महीने की जब रिटर्न जाती है हमारी 3B जब जाती है उसमें उस लायबिलिटी को पे कर दिया जाता है फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो इसमें कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी काफ़ी अच्छी वीडियोस आपके लिए रिवीजन के पर्पज़ से पूरे CA फाइनल वालों के लिए भी लाने वाला हूं, और IPCC वालों के लिए भी लाने वाला हूं, इन द फील्ड ऑफ GST ओनली अभी हाल। तो हमारे साथ बने रहिए। बस इतने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑलवेज कीप लर्निंग।